तो जय हिंद सभी लोगों को। मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर। आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस उस्ताद एंड द टीचर एट डिफेंस उस्ताद। हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी के सीडीएस बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 से लेके 2025 तक, यानी कि टोटल 12 सीडीएस के 12 नहीं, सॉरी, 12 22 24। मैथ बेकार है भाई मेरी। 24 सीडीएस के अटेम्प्ट्स को हम कवर कर रहे हैं जो स्पैंड हैं इन 12 इयर्स। 12 साल के टोटल भाई ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आप लोग कवर कर रहे हैं। ठीक भाई, टॉपिक्स हमने काफी सारे कवर कर चुके हैं अभी तक। आपका पहला टॉपिक जो था वो सेल था। उसके बाद डाइवर्सिटी और टिश्यूज एंड डाइवर्सिटीज वाला चैप्टर था। तीसरा टॉपिक आपने जो है जेनेटिक्स प्लस प्लांट सिस्टम का किया होगा। सॉरी, दिल्ली की एक बहुत खराब है। हम्म अब हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन प्लस डिसीज। ठीक है, 40-50 के आसपास क्वेश्चंस हैं। चलो देख लेते हैं हमको। जेनेटिक्स को तो आप देख ही चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, इट इज व्हाट इट इज, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा, कार्ब्स के बारे में पढ़ा। क्वेश्चंस आए थे यहाँ से भी। विटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स के फंक्शंस, विटामिन्स और मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डेफिशिएंसी डिसीज आ जाती हैं, फिर उनसे रिलेटेड। ठीक है, किसकी कमी की वजह से क्या होता है। और फिर हमारे सामने है पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से डाइसैकेराइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाइसैकेराइड्स यानी कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि दो मोनोसेकेराइड्स यूनिट के बने होते हैं। कुछ ऐसे कुछ ऐसे रहते हैं। ठीक है, ये दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बने हुए होते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आ जाता है। इसमें आप तो एक तो आ जाता है आपका माल्टोज। माल्टोज किसका बना हुआ होता है। ये होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। ठीक है, तो ये भैया आपके डाइसैकेराइड्स को करते हैं रिप्रेजेंट। स्टार्च और ग्लाइकोजन की बात करें तो स्टार्च और ग्लाइकोजन होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें तो ये दोनों के दोनों आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं। राइबोस और जाइलोस की बात करें तो ये भी आपके मोनोसेकेराइड्स, यानी कि इनको रखा जाता है पेंटोसिस की कैटेगरी में। दूसरा सवाल आता है कि लैक्टोज आखिर किसका बना हुआ होता है। अभी हमने बात की थी, लैक्टोज बना होता है आपके क्या, दो डाइसैकेराइड्स का बना हुआ होता है। ठीक, सॉरी, हाँ, मतलब दो मोनोसेकेराइड्स का बना होता है। लैक्टोज इज बेसिकली अ डाइसैकेराइड। तो ये बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, यानी कि लैक्टोज जिसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि दूध की मिठास इसी की वजह से होती है। ये होता है एक डाइसैकेराइड। अब ये डाइसैकेराइड होता है तो ये बनता है ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का, है ना। देखो, दो मोनोसेकेराइड्स आपस में बीटा 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। बट ये क्लास 11th और 12th की चीजें हैं, इनमें आपको ध्यान नहीं देना, है ना। सिंगल शुगर यानी कि ग्लूकोज यानी कि मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो मिलके बनाते हैं सुक्रोज, जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है, ये लैक्टोज नहीं बनाता है। और ग्लूकोज और सुक्रोज जो है, सुक्रोज अपने आप में डाइसैकेराइड होता है, तो ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके लैक्टोज नहीं बना सकता। आगे आते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। इनमें से कौन सा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए नहीं होता है। देखो, जैसे ह्यूमंस के लिए मैक्रो और माइक्रो चाहिए होते हैं, वैसे प्लांट को भी मैक्रो और माइक्रो चाहिए होते हैं। अगर हम इनके मैक्रो की बात करें तो इनके मैक्रो में कौन कौन से आ जाते हैं। नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसके साथ साथ में सल्फर। और इनके अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो आयरन आ जाता है, मैंगनीज, जिंक है, कॉपर है। ये क्या रहता है, नहीं भी नहीं रहता, कॉपर, हाँ, बोरोन है। ठीक है, क्लोरीन है, निकल है। ये सब इनको छोटी अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, है ना। अब आयरन की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, क्योंकि इससे आपका क्लोरोफिल का
सिंथेसिस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मैंगनीज ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये आपका चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जब पानी को तोड़ा जाता है, फोटोलाइसिस किया जाता है, उससे रिलेटेड चाहिए होता है। और मैग्नीशियम आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ये बड़ी अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम प्लस प्लस के आयंस आपके फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है और एंजाइम एक्टिवेशन के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जरूरी है। और क्लोरीन अगेन आपका जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जाता है, जो कि बॉडी में सेल बॉडी में ऑस्मोसिस के लिए और आयोनिक बैलेंस के लिए जरूरी होता है। आगे आते हैं कि इनमें से कौन सा कैटेगरी का जो बायोमोलिक्यूल्स है, स्टार्च किसको बिलोंग करता है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है ना, स्टार्च हमारा क्या है, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता है, मतलब कि बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में लिंक करके ये बनाती हैं इसको, यानी कि ये स्टोर करता है, मतलब ये स्टोरेज फॉर्म में रहता है कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स तो भैया बना रहता है अमीनो एसिड्स का। लिपिड की बात करें तो लिपिड्स आपके फैट्स और ऑयल्स दो कैटेगरीज में पाए जाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें डीएनए और आरएनए रहता है, इसमें स्टार्च नहीं रहता। ठीक है, अब जब एग्स को गर्म किया जाता है, ये एक सिंपल एग है, इसको आपने तोड़ा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा बिखर जाता है ना, ये सेंट्रल पार्ट, येलो वाला पार्ट यॉक होता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जब इस एग को आपने किसी तवे के ऊपर ऐसे हीट किया, नीचे से आपने गैस वगैरह दे दी है, ठीक है, तो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन होता है यॉक के आसपास वाला, ये जो व्हाइट वाला मैटर होता है, ये सॉलिड और टर्बाइड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी पहले स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट होता है, ये किसकी वजह से होता है ना, थर्मल डीनेचुरेशन किसका हो रहा है। अब देखो ये जो ट्रांसपेरेंट एग का जो पार्ट होता है, इसके अंदर पाया जाता है एल्यूबिमिन, ये पाया जाता है। अब ये होता है क्या, एक प्रोटीन, जब इसको गर्म करोगे तो प्रोटीन डीनेच्योर हो जाते हैं, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को खो देते हैं और कोगुलेट कर जाते हैं, यानी कि थिकनेस इनको जो है मिल जाती है, तो क्लियर लिक्विड आपका सॉलिड व्हाइट मास में कन्वर्ट हो गया है। फैट्स की बात करें तो देखो एग्स के अंदर फैट पाए जाते हैं, मतलब सॉरी फैट नहीं पाए जाते, नो फैट्स। एग के अंदर आपको फैट्स नहीं मिलेंगे, और अगर फैट्स होते भी तो फैट्स मेल्ट कर जाते हैं और कोगुलेट करके व्हाइट सॉलिड में नहीं बनते। राइबोस शुगर की बात करें तो राइबोस शुगर आपका आरएनए का पार्ट होता है, ये एग व्हाइट सॉलिडिफिकेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता। और कार्ब्स की बात करें तो जो एग व्हाइट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर मात्रा में होते हैं, वो डीनेचर प्रोटीन्स की तरह नहीं करते। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ, यूरिया हमारा बनता है लीवर में, पहली बात तो ये है, क्योंकि लीवर ही डिटॉक्स करता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है यूरिया साइकिल, इसके द्वारा बनता है। यानी कि जब प्रोटीन्स आपके टूट जाते हैं, है ना, प्रोटीन जब टूट जाते हैं आपके, तो प्रोटीन रिलीज करते हैं अमोनिया, यानी कि NH3 को, जो कि होती है टॉक्सिक। अब बॉडी क्या करता है, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, जो फिर हमारी यूरिन के द्वारा रिलीज कर दी जाती है, एक्सक्रीट कर दी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो रहते हैं आपके ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की वजह से क्रिएट होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वही क्रिएट करता है। लिपिड्स यानी कि फैटी एसिड्स को जब तोड़ दिया जाता है, ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है, फैटी एसिड्स को या ग्लिसरॉल को तोड़ दिया जाता है, कोई नाइट्रोजन नहीं होता इसमें, तो यूरिया निकलेगा ही नहीं। और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो भाई दोनों तो नहीं आएंगे। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, भाई देखो सीडीएस 2 2022 के बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन सीडीएस 1 2016 में पूछा गया था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल विद रेफरेंस टू इंडिविजुअल्स फेसिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड हाइपरटेंशन, यानी कि उन लोगों को जिनको कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिसीज या हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो उनके लिए गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, कहाँ से, हमारी ब्लड वेसल से, और उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ पे, वापस लीवर में पहुंचा देता है एलिमिनेशन करने के लिए। अब ये जो हाइयर HDL के जो लेवल होते हैं, ठीक है, हाइयर HDL के जो लेवल होते हैं, इससे हार्ट डिसीज के जो है रिस्क हो जाते हैं कम, और दिल टूटना जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, हाइपरटेंशन की दिक्कत कम हो जाती है। LDL
बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, ये जब डिपॉजिट होता है आर्टरी वाली वॉल्स में, तो इससे एक पर्टिकुलर चीज हो सकती है, इसको बोला जाता है एथेरो स्क्लेरोसिस, यानी कि कंजेशन ऑफ हार्ट। ट्राइग्लिसराइड्स की बात करेंगे तो ये फैट का टाइप होता है, हाई लेवल है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है। फैटी एसिड, ये आपकी फैट की बेसिक यूनिट्स होती हैं, इनको भी गुड कोलेस्ट्रॉल में नहीं काउंट किया जाता। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विटामिन एंड डिसीज इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, विटामिन ए की वजह से रिकेट्स होता है। देखो भैया, रिकेट्स विटामिन ए की वजह से नहीं होता, ये होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन ए की वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी वन की वजह से, विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थायामाइन। ठीक है, इसकी वजह से बेरी बेरी होती है, बिल्कुल होती है। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है, बिल्कुल होती है। ब्लीडिंग गम्स होते हैं, वुंड हीलिंग बहुत कमजोर होती है, तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? नेक्स्ट आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो होता है हमारा विटामिन के। अब विटामिन के क्या करता है? ये बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, सॉरी ब्रुविन नहीं, बिन। प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, और कुछ और हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर विटामिन के बॉडी में नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। विटामिन ए विजन के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। विटामिन बी जो है नर्व फंक्शन के लिए जरूरी है, मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। और विटामिन डी जो है वो इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो सके। हमारी बोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है, क्लॉटिंग के लिए नहीं होता। विटामिन सारे के सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सीडीएस 1 2016 में पूछ लिए गए, और फिर उसके बाद में 5 6 साल तक उन्होंने कुछ पूछा नहीं, फिर सडनली बाद में पूछे जा रहे हैं। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी जो रहती है, इससे होता है परनिकियस एनीमिया। अब एनिमल्स विटामिन बी 12 बना नहीं सकते, और ह्यूमंस को अपने सारा विटामिन बी 12 डाइट से चाहिए होता है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्सिंग मेटल आयन विटामिन बी 12 में पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 को बोला जाता है क्या? हाँ सॉरी, कोबैलामिन के नाम से जाना जाता है। कोबैलामिन के नाम से जाना जाता है, मतलब इनके अंदर पाया जाता है कोबाल्ट 3+ आयन। ठीक है, ये इनके अंदर पाए जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर के अंदर। अब कोबाल्ट जरूरी होता है विटामिन बी 12 के फंक्शन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। इसकी तो हमने ऑलरेडी कई बार बात की थी। मैग्नीशियम 2+ आयन आपके क्लोरोफिल के लिए जरूरी होते हैं, एटीपी रिलेटेड एंजाइम्स के लिए जरूरी होते हैं। आयरन की बात करें तो ये जरूरी होता है हीमोग्लोबिन में, साइटोक्रोम्स में जरूरी होता है। और जिंक की बात करते हैं तो ये कोफैक्टर होता है बहुत सारे एंजाइम्स का, बी 12 में ये भी जरूरी नहीं है। ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्लूकोज? ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, यानी कि एक मोनोसेकेराइड है,
जो बिलोंग करता है कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी को, जो कि हमारे लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड्स के। फैट बना होता है लिपिड्स का, शुगर्स का नहीं। और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या फिर आरएनए के कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी एनर्जी शुगर्स नहीं होते। 2014 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, बिल्कुल सही है। सीरियल्स आर वेरी पुअर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो बिल्कुल गलत है भैया। अनाज यानी कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, मेज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं। तो स्टेटमेंट गलत, मतलब यही सही आंसर होगा। और लास्ट वाला तो ऑटोमेटिकली सही है। वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल सही। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फैट्स के बारे में सही है? फैट्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स की लेयर। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं फैट्स, ऐसी लेयर होती है। ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं बाय लेयर। ठीक है, तो सही है। फैट्स हेल्प एब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड, तो फैट क्या करते हैं? जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं, ए डी ई के, इनको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, कैल्शियम को नहीं। फैट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर डैमेज टिश्यू, तो टिश्यू रिपेयर आपका प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है, फैट्स के द्वारा नहीं। और बॉडी कैन नॉट रिलीज एनर्जी इन फैट्स एज क्विकली एज द एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये बिल्कुल सही है। कार्ब्स बहुत तेज एनर्जी रिलीज करते हैं, फैट्स थोड़े स्लो होते हैं। तो 1 and 4 obviously fat will be slow but not। चलो नेक्स्ट टॉपिक है डिसीज। एक्यूट, क्रोनिक, इन्फेक्शियस डिसीज, पैथोजेंस, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल्स, फंगल, प्रोटोजोआ, डिसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, प्रोटिस्ट, आर्किया। और फिर आ जाते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैंने बाउंड्री लाइन नहीं खींची है, तो मुझे थोड़ा awkward सा लग रहा है, लेकिन चलो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबॉर्न डिसीज? एयरबॉर्न डिसीज का इसमें से एग्जांपल कौन सा आता है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू या फिर कॉलेरा? ओके, ट्यूबरकुलोसिस मलेरिया मच्छर से, डेंगू मच्छर से, कॉलेरा जो है गंदे वंदे पानी से, इन सब से रहता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये होता है एयरबॉर्न डिसीज, यानी कि पर्सन टू पर्सन, खांसने से, छींकने से, इन सब से टीबी जो है वो फैल जाता है। Now, which of the following statements is are correct about the vaccination that provides protection against an infectious disease? किसी भी बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। कौन से स्टेटमेंट सही है? इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट, ऑब्वियस सी बात है, वैक्सीनेशन आपका जो है ये एंट्री को ब्लॉक नहीं करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को तैयार करता है कि उठो जागो लड़ाई करो, शरीर में दुश्मन आ चुके हैं। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो बिल्कुल सही है, वैक्सीनेशन का काम यही होता है। ये इम्यून सिस्टम को ट्रेन करके सिपाही यानी कि एंटीबॉडीज को करता है तैयार, जो लड़ाई लड़ते हैं। इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स इन द बॉडी, वैक्सीन इनको नहीं मारता है, ये स्टेटमेंट गलत होगा। हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि एंटीबॉडीज जो है वो मारती है, तो होगा टू ओनली। नेक्स्ट आता है द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस व्हिच बिलोंग्स टू व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज? देखो डेंगू होता है किसकी वजह से? डेंगू होता है आपका एक पर्टिकुलर आरएनए वायरस की वजह से। अब आरएनए वायरस है तो ऑब्वियस सी बात है राइबोस यानी कि राइबोस के नाम में जुड़ा होगा। और ये पर्टिकुलर बिलोंग करता है आपका फ्लेवी, हाँ फ्लेवी बी रेडाई फैमिली को बिलोंग करता है। तो आंसर होगा फ्लेवी राइबो वायरस। कई लोग फ्लो फ्लो में एडिनो वायरस कर जाते हैं। एडिनो जो वायरस होता है ये रेस्पिरेटरी डिसीज क्रिएट करता है, डेंगू नहीं करता। वैक्सीनिया वायरस जो है इसको स्मॉल पॉक्स में यूज किया जाता है। निपाह वायरस जो रहता है ये आपका निपाह एंसेफेलाइटिस यानी कि अ, एक बीमारी होती है, लाइक समथिंग लाइक पैर जिसमें बहुत भारी हो जाता है, एलिफेंटाइसिस। नहीं, एलिफेंटाइसिस थोड़ी अलग है, सॉरी सर माय बैड, ये थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, ये मॉस्किटो बॉर्न नहीं रहती। ठीक है, फ्लेविको राइबो वायरस डेंगू मॉस्किटो की वजह से होता है।
नाउ क्वाशरकोर एक मेल न्यूट्रिशन है कि कुपोषण का एक फॉर्म है। ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ये बच्चों में होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसमें क्या रहता है, बच्चे का पेट जो है वो ऐसे निकल जाएगा, है ना? यानी कि एडिमा हो जाता है, उसकी बॉडी में सूजन हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ, हाइट जो है वो बिल्कुल भी मतलब कम बढ़ती है। ठीक है। मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से तो होता है एनीमिया, गोइटर यानी कि घेंगा। विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाती है, रिकेट्स हो जाते हैं, बेरी बेरी। और फैट्स की डेफिशिएंसी की वजह से लो एनर्जी रहती है, बट क्वाशरकोर नहीं होता। अब डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की वजह से क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, आयरन से हम शरीर में बनाते हैं हीमोग्लोबिन, है ना? अब अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है अनीमिया, फटीग होगा, मतलब थकावट होगी, स्किन थोड़ी पेल हो जाएगी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से, और कॉलेरा आपका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इन्फेक्शन है। दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि होता है वाइब्रियो कॉलेराई की वजह से। The disease rickets develops in children due to the deficiency of vitamin D। ठीक है, विटामिन डी की वजह से। यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जो बोन्स है वो कुछ इस तरीके की मतलब थोड़ी ऐसी डिफॉर्म्ड सी बनती है, बोल एक्स बन जाती है। ठीक है। विटामिन सी तो अभी बताया, स्कर्वी। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी, पेलेग्रा वगैरह। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस? लिटमस पेपर पता होगा आपको, है ना? लिटमस डाई भी होती है। इससे हम एसिड और बेस के बारे में पता लगाते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। तो लिटमस निकाला जाता है लिचेन से, है ना? इसमें भी पर्टिकुलर आपके आती हैं रोसेला लिचेंस, रोसेला, सॉरी डबल सी आता है, रोसेला लिचेन से इनको निकाला जाता है। प्रोटोजोआ किसी प्रकार की डाई प्रोड्यूस नहीं करते। इवन वायरस जो रहते हैं ये तो फुली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म ही नहीं होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होते हैं, सॉरी। तो डाई प्रोडक्शन नहीं करते। और सैक्रोमाइसिस की बात करें तो ये होता है एक यीस्ट, जो कि फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, लिटमस के लिए नहीं। ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग टू द विच ग्रुप? अभी बात की थी ईस्ट की, है ना? ये बिलोंग किसको करते हैं? सेकारोमाइसिस को। ठीक है। इसको बोला जाता है सर्विसियाई, इसको बिलोंग करते हैं। यानी कि ये होते हैं एक यूनिसेल्युलर फंगस, बेकिंग और फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। तो ये हो गए फंगई। प्रोटिस्टा में आपके एल्गी आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, ईस्ट नहीं आता। मोनेरा आपका एक बैक्टीरिया होता है। ईस्ट तो भैया हमारा जो रहता है वो यूनिसेलुलर, यानी कि मोस्टली यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक नहीं होता। और प्रोटोजोआ आपके एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ईस्ट इनसे नहीं निकलता। अब इन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब? ठीक है। किस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो फूड मटेरियल जो उनको चाहिए होता है वो बॉडी के बाहर आपका जो है वो तोड़ा जाता है और एब्सॉर्ब किया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंगई। फंगई आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं बॉडी के बाहर जाके, जो खाने को तोड़ के रख देता है एक्सटर्नली, और फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि फंगस को हम रखते हैं सेप्रोफाइट्स, मतलब ब्रॉड कैटेगरी इज हेट्रोट्रॉप्स की, उसके अंदर सेप्रोफाइट्स आ जाते हैं, उनकी कैटेगरी में रखा जाता है। तो कौन कौन आएगा? यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ठीक है। अमीबा की पर्टिकुलरली बात करें तो अमीबा तो जो है ये करता है सूडोपोडिया, मैंने पहले भी बताया था, है ना? ग्रीन प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। टेपवर्म की बात करें और लाइस की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली अब्सॉर्ब करते हैं, एक्सटर्नल डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। और पैरामिश कैसेटा तो मुझे पता नहीं क्या होता है। पैरामीशियम और अमीबा की अगर हम बात करें तो ये फूड को इंटरनली करते हैं, आउटसाइड नहीं करते। कैसेटा तो पता नहीं क्या है यार, देखना पड़ेगा। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? स्लीपिंग सिकनेस का नाम होता है अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस, ये इसका नाम होता है। किसकी वजह से होता है? ट्राइपेनोसोमा ब्रूसेई की वजह से होता है।
किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? एक पर्टिकुलर मक्खी होती है टेट्से फ्लाई, उसकी वजह से ट्रांसमिटेड होता है। अब हम लेशमानिया की बात करें तो ये आपका काला आजार हमारी बॉडी में बनाता है, इसको लेशमैनियासिस बोला जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैरामीशियम ये आपके फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कोई डिसीज क्रिएट नहीं करते हैं। Apart from hyperacid secretion, peptic ulcer are also developed due to the bacterial infection. हाइपर एसिड एसिड सीक्रेशन भी होता है, पेट के अंदर जो छाले होते हैं पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। इनमें पर्टिकुलर एजेंट कौन सा होता है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो पेप्टिक अल्सर्स आपके होते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया से। ये आपका स्पाइरल शेप का रहता है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर देता है। इकोलाई की बात करें तो ये गैस्ट्रो एंटराइटिस करता है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। स्ट्रेप्टोकोकस पिनोमेराई की बात करें तो ये निमोनिया करता है। सैल्मोनेला टाइफिमेरियम की बात करें तो इसकी वजह से होती है फूड पॉइजनिंग या फिर टाइफाइड जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिसीज? महामारी इनमें से कौन सा नहीं है? कॉलेरा महामारी है, बिल्कुल पानी की वजह से होता है, गंदा पानी पीने की वजह से बहुत तेजी से फैल सकता है। मलेरिया वेक्टर बॉर्न है, ये होता है भैया आपका मच्छर की वजह से। मलेरिया के भी आउटब्रेक्स होते हैं। स्मॉल पैक्स की बात करें तो ज्यादातर जो आपकी एपिडेमिक्स है बहुत पुराने समय में स्मॉल पॉक्स की वजह से भी होती थी, लेकिन एलिफेंटाइसिस की बात करें तो ये होता है आपका फिलेरियल वर्म्स की वजह से। ये एपिडेमिक नहीं होता है, ये इंडिविजुअल्स में अलग अलग होता है, स्लो होता है, और ये एंडेमिक होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही पाया जाता है, इसका आउटब्रेक नहीं होता है। आउटब्रेक मतलब एकदम से बहुत सारे केसेस आने लगे। अब इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? एक सेकेंड। हाँ, स्लीपिंग सिकनेस की किसकी वजह से होता है? अभी बात की थी ट्राइपेनोसोमा की वजह से, है ना? अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमासिस जो आपका ट्राइपेनोसोमा ब्रुसेई की वजह से होता है, पेट से फ्लाई की वजह से होता है। ठीक है, लेशमेनिया, कालाजार, एस्केरिस की बात करें तो ये होते हैं आपके राउंड वर्म। अब खुद देखो ना आप लोग, कितने पीवाईक्यूज रिपीट हुए हैं। जो लोगों ने पहले वाले किए होंगे उसने बाद वाला क्वेश्चन भी कर लिया होगा। और हेलिकोबैक्टर ये आपके पेप्टिक अल्सर्स क्रिएट करते हैं। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, एक इंसान जिसको टीबी है अगर वो फ्रीक्वेंटली क्राउड वगैरह को विजिट करता है तो उसको टीबी वगैरह हो सकता है। भैया बिल्कुल क्राउडेड प्लेसेस में टीबी के जो ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, रिस्क ज्यादा रहता है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू। बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस का होता है वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है जो छींकने या खांसने की वजह से होते हैं। बिल्कुल ये आपका एयर बॉर्न होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है ना? और सीधी सी बात है कि सेकंड जो है वो फर्स्ट को और फर्स्ट सेकंड को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। ट्रांसमिशन जो HIV का होता है वो जनरली अकर होता है किसके थ्रू? तो HIV आपका रहता है इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड की जैसे। कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स आ जाते हैं इसमें? इसमें आ जाता है ब्लड, ब्लड के साथ साथ सीमेन यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, वेजाइनल फ्लूइड्स जो रहता है वो भी आता है, और माँ से बच्चों में ये जनरली ब्रेस्ट मिल्क के जरिए भी आ जाता है। अब इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आपने किसी कंटामिनेटेड ब्लड के साथ किया हो तो वो भी एक मेजर ट्रांसमिशन रूट्स रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से HIV नहीं होता, पॉल्यूटेड एयर की वजह से भी नहीं होता है, और हाथ मिलाने से तो बिल्कुल नहीं होता। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जबड़ों में खून आना, दांतों का गिरना, हड्डियां कमजोर होना, वुंड यानी कि घावों का देरी से भरना, ये सब किस पर्टिकुलर डिसीज की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं? तो विटामिन सी, जिसकी वजह से होती है स्कर्वी, है ना? ये सब चीजें स्कर्वी की वजह से होती है। क्वाशिरकोर बच्चों में किसकी वजह से होता है? तो जब बच्चों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो बढ़िया है, ठीक ठाक है ना? फैट्स भी ठीक ठाक है, बट प्रोटीन की कमी आ जाती है, प्रोटीन डिफिशियंसी। यानी कि कार्ब्स और फैट्स यानी कि कैलोरीज तो अच्छी खासी मिल रही हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं बताया था ना, स्वॉलन एब्डोमन यानी कि
एडीमा बच्चों में हो जाता है, एक्सट्रीमली पतले होते हैं लेकिन पेट जो है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। एचआईवी वायरस वीकेंस द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन बिकॉज इज डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय करता है एचआईवी वायरस? तो ये करता है CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट्स को, जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल्स होते हैं, है ना? तो ये आ जाता है आपका आंसर लिम्फोसाइट्स। ठीक है। मास्ट सेल्स आपके एलर्जीज से जुड़े हुए होते हैं, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग से जुड़ी हुई होती हैं, और एरेथ्रोसाइट्स आपके होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं। अब डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड, अगर फ्लोराइड की कमी है तो उसकी वजह से आप में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो फ्लोराइड जो रहता है ये क्या करता है, हमारे टूथ के इनेमल को काफी ज्यादा मजबूत करता है। इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो डेंटल कैरीज हो जाता है, यानी कि टूथ डिके हो जाता है, तो आंसर विल बी टूथ कैरीज। मॉटलिंग ऑफ टूथ क्यों होती है? क्योंकि आपका प्लस एक्सेस फ्लोराइड है, डेफिशिएंसी की वजह से नहीं, जड़ों से हिलने लगता है। बेंडिंग ऑफ बोन्स, तो ये विटामिन डी से रिलेटेड डेफिशिएंसी है, रिकेट्स वगैरह। और स्टिफनिंग ऑफ जॉइंट्स, ये फ्लोराइड के साथ नहीं आता, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्पेज्म आते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन वो टिटनेस से रिलेटेड आते हैं, जॉइंट्स की स्टिफनिंग से रिलेटेड नहीं है। डेंगू वायरस लो प्लेटलेट काउंट की वजह से होता है बॉडी में, ठीक है। बाय कैसे? देखो डेंगू वायरस जो रहता है मल्टीपल इसमें आपके मैकेनिज्म आ जाते हैं। इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इन बोन मैरो, बिल्कुल करता है, ठीक है। इन्फेक्टिंग एंडोथेलियल सेल्स, जिससे प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बाइंडिंग विद प्लेटलेट्स, जिनको हटाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेटिंग प्लेटलेट्स इन इंटेस्टाइन, तो ये ऐसा नहीं करता है, आंसर होगा 1 2 3 ओनली। पेनिसिलिन इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल, देखो पेनिसिलिन एक होती है एंटीबायोटिक, और ये बॉडी में क्या करती है? ये बॉडी में बैक्टीरिया को हटाती है, हार्मफुल बैक्टीरिया को हटाती है ना? तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने नहीं देती, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लिकैन कैन की, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल इससे बनी होती है। तो बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बना नहीं सकता, बिल्ड नहीं कर सकता, फूट जाता है, कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। हाँ, मैं आपको दूसरी और एंटीबायोटिक्स में बताता हूँ जो कुछ पर्टिकुलर चीजों का अफेक्ट करते हैं। जैसे प्रोटीन्स की बात करें तो यहाँ आते हैं टेट्रासाइक्लिन्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। इसके साथ एक और आता है मैक्रोलाइट्स, ठीक है। आरएनए की बात करें तो आरएनए के लिए रहती है रिफाम्पिसिन, ठीक है। डीएनए की बात करें तो इनके लिए रहते हैं क्विनोलोन्स, ठीक है, लाइक सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। मीजल्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय, मीजल्स किसकी वजह से होता है? मीजल होता है वायरस की वजह से, मीजल वायरस बोला जाता है, बहुत हाईली कंटेजियस आरएनए का वायरस होता है जो बिलोंग करता है पैरा एम एम वाई, हाँ MYXO, पैरा माय, क्या बोला जाएगा भाई इसे ठीक है, पैरामाइक्सो वायरस वाली फैमिली को बिलोंग करता है। बैक्टीरिया जो है आपका मीजल्स नहीं करता, प्रोटोजोआ भी नहीं करता है, प्रोटोजोआ तो मलेरिया अम्योबाइसिस करेगा, वर्म जो है ये अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस करते हैं, मीजल्स नहीं करते। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन ह्यूमंस कैन स्प्रेड थ्रू एयर? ऑब्वियस सी बात है, ट्यूबरकुलोसिस, है ना? कफिंग, स्नीजिंग, इन सब की वजह से। डेंगू फैलता है मॉस्किटोज की वजह से। एचआईवी एड्स फैलता है बॉडी फ्लूइड की वजह से, और गोइटर होता है आयोडीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी। Which one among the following is the generic name of the causal organism of elephantiasis? Elephantiasis यानी कि हाथी पांव की जो बीमारी होती है उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ, कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, फिलेरिया एंड माइक्रोफिलेरिया। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये तो डाउट आ गया मुझे। फिलेरिया, माइक्रोफिलेरिया, बुशियरवा बेनक्रॉफ्टी और कुलकैक्स, क्या होगा इसका आंसर? मत रुक जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेरिक नेम ऑफ द कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटाइसिस? फिलेरियल वर्म्स ही होते हैं वैसे तो देखा जाए तो, है ना? तो फिलेरियल वर्म्स आपके ये होंगे, तो फिलेरिया होगा, माइक्रोफिलेरिया होगा।
या फिर विच ऑफ बैंक्रप्टी या कोलैप्स पाइपेज। अच्छा, कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है ना। देखो, एलिफेंटाइसिस आपकी लिम्फ से जुड़ी हुई बीमारी है, पहली बात तो जो, तो इसको लिम्फेटिक फिलेराइसिस बोला जाता है। ठीक है। मॉस्किटोज के द्वारा फैलाई जाती है। और मॉस्किटोज क्या कैरी करके ले जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, मॉस्किटोज कैरी करके ले जाते हैं वुटिरेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, इसको कैरी करके ले जाते हैं। इसके लार्वास जो रहते हैं उसको कैरी करके ले जाते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और फिर क्रोनिक इन्फ्लेशन कराते हैं, ये पैरों को फुला के रख देते हैं। अब ये जो आपका, एक सेकंड रुक जाओ, ये मुझे इसमें डाउट हो रहा है। वैसे होता तो यही है, यही होता है। चलो, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनिंग ऑफ बोन्स। बोन्स की वीकनिंग के लिए कौन सा चीज जो रहती है वो होता है? तो बोन्स हमारी बनी होती है कैल्शियम की। ठीक है। और उसके साथ साथ फॉस्फोरस की भी बनी होती है। ठीक है। जैसे कि हमारा दांत की बात कर लें, कैल्शियम फॉस्फेट क्वेश्चन आया था, शायद मैं इसको इंक्लूड करना भूल गया, लेकिन शायद इसको केमिस्ट्री में इंक्लूड कर लूंगा, है ना। तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियां कमजोर होंगी, रिकेट्स होगा, और उसके साथ साथ में रहता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द वगैरह बढ़ता है, उससे रिलेटेड बीमारी है। तो कैल्शियम जरूरी है, फॉस्फोरस जरूरी है, नाइट्रोजन तो प्रोटीन्स के लिए जरूरी रहता है ना। कार्बन की बात करें तो ये तो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। आंसर विल बी 1 एंड 2। और यहाँ खत्म हो चुके हैं हमारे सीडीएस के बायो के लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन। नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट। इसके बाद आपका आएगा मेगा लेक्चर ह्यूमन बायोलॉजी का। ह्यूमन बायोलॉजी में सारे कंपोनेंट्स को हमने कवर किया है, स्केलेटल सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है हमारा, स्पाइनल वाला, ब्रेन वाला चैप्टर आ जाता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, टीथ की बात भी हम यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद में ग्लैंड्स की बात करेंगे। इन सबको मिला के अच्छे खासे चैप्टर आ जाते हैं लास्ट लेक्चर में, सब लोग तैयार रहना। और मैंने जैसा आप लोगों को बताया है कि मित्रों, अगर CDS 1 2026 तुम्हारा गोल है, तो आप अपकमिंग बैचेस, अपकमिंग तो अभी कोई बैच नहीं, ऑनगोइंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 8839961158 पे DM करके। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दीज वीडियोस, कमेंट ऑन दीज वीडियोस, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर मेरा मोटिवेशन हो जाता है कम, फिर आ जाती है मुश्किल, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है कि भाई जब बच्चों को देखना ही नहीं लेक्चर तो करने का क्या मतलब है। ठीक है, और फिर हो सकता है फिर डिफेंस उस्ताद बंद भी करो, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। ठीक है। तो जय हिंद टू यू ऑल। बर्बाद चैनल्स को फॉलो करते हो, अच्छे चैनल्स को, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, कोई क्वेश्चन रह गया क्या? अच्छा नहीं रहे, हाँ। बर्बाद चैनल्स को फॉलो करते हो, अच्छे चैनल्स को भी कर लिया करो भाई।